नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड जीके की, इतिहास की। जीके के पेपर में इतिहास के प्रश्न बहुत सारे पवन भौरिया सर की किताब से ऐसे कैसे बनने वाले हैं। तो एक क्लास पहले कल ले चुके हैं, आज सेकेंड क्लास है। और स्कूल व्याख्याता की जो पवन भौरिया सर की 1000 प्लस प्रश्न दे रखे, इसमें से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण आपके सामने मैं लेकर आया हूँ प्रश्न बैंक के रूप में अभ्यास के तौर पर, जो 30 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है। और पवन भौरिया सर राइटर है। ये किताब के अंदर ये इस प्रकार की किताब है, और किताब के अंदर जो मैटर दे रखा है आपको, इनमें से कुछ एक प्रश्न महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की, शुरुआत करते हैं अध्याय 1 की। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का मंदिर दोनों ईंटों से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? मानकुंवर यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। सुमेलित करना है अगला प्रश्न दे रखा है, तीसरा जो सुमेलित करना है, इसके अंदर सुमेलित यानी मिलान करना है। सुमेलित करते हैं तीसरा प्रश्न। और इसमें जैसे आप देख सकते हो, दशावतार जो मंदिर है जो देवगढ़ के अंदर है, यानी पहले में ऑप्शन 5वां राइट है, यानी पहले के अंदर बात करते हैं अपन तो 5वां राइट है। उसके बाद फिर बात करते हैं अपन विष्णु मंदिर तिगुआ का विष्णु मंदिर यानी 4 नंबर राइट है। उसके बाद बात करते हैं शिव मंदिर की बात करते हैं, तो शिव मंदिर जो दे रखा है वो भूमरा का शिव मंदिर है, तीसरा ऑप्शन राइट है। और लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का है, यानी ऑप्शन 2 राइट है। उसके बाद पार्वती मंदिर की बात करते हैं, नचना पुटार का पार्वती मंदिर, इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4, हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा यानी भाषा पूछी है। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, तो इसकी संस्कृत भाषा में रचा गया है, लिखा गया है। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी उदयगिरी से गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो मृच्छ कटिकम पर ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन भ्रष्टाचार प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? यानी फाहियान जो भारत आया था प्रथम चीनी यात्री, किसके शासनकाल में आया था? तो वो प्रश्न, इसका उत्तर बनेगा आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो गुप्त वंश का था उसके शासनकाल में आया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो देवगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये गुप्त युग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा चित्र कौन से हैं? तो 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा सम्राट कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है, कालिदास। किस युग के मंदिरों की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृति आती है? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो वराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15वां, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है, वो है दुर्जनपुर से मिली है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान ये जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती थी? एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, पीटर मुंडी जिसने दुर्भिक्ष की भीषण दुर्दशा का वर्णन किया है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत में आया था। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लाल किला की मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने संगीतकार लाल खां गुण समुद्र को संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने संरक्षण प्रदान किया था। औरंगजेब, अगला प्रश्न है, औरंगजेब की लिखित गुरु ग्रंथ सिंह का पत्र किस नाम से विख्यात है? तो वो जफरनामा के नाम से विख्यात है। उसके बाद आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह को बहादुर शाह के उत्तराधिकार को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो ये 1849 में घोषणा की थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टॉन था 1857 क्रांति के समय। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती यानी रोटियां थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
भारतीय सेना में चिकने कारतूस के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की थी, जो 1857 क्रांति का प्रमुख कारण बनी? वो हेनरी होर्डिंग ने शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में प्रवर्तित की गई, यानी किस वर्ष भारत में प्रयोग की गई? तो वो 1856 में, 1857 क्रांति के एक साल पहले। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो वह कंपनी से क्राउन की शक्ति का स्थानांतरण कर दिया, यानी कंपनी से क्राउन जो शक्ति थी वो स्थानांतरित हो गई। अगला प्रश्न बनता है, प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? अधिकतर तो वो अवध के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यानी चर्बी वाले कारतूस, इसका मुख्य कारण था 1857 क्रांति का। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, न कि 15वीं इन्फेंट्री। इससे पहले वाली क्लास में 15वीं इन्फेंट्री दे रखा है, वो गलत है। उसका कारण ये है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 क्रांति के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे S.N. सेन। वह ब्रिटिशर जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हुए थे, डिजरेली। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? तो वह था V.D. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित हर बार फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता का युद्ध था? ये R.C. मजूमदार ने कहा है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से V.D. सावरकर द्वारा 1900 में नासिक में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभ की गई थी? तो नासिक के अंदर मित्र मेला नामक संस्था प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो V.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारतीय सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी V.D. सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश से वीर सावरकर यानी V.D. सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, यानी लंदन में रहते हुए प्राप्त की थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक की सहायता से इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय और अजित सिंह को किस वर्ष देश से निकाला गया था? तो 1907 से निकाला गया था। अगला प्रश्न, किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो वह थे सेल्यूलर जेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया? तो वह रासबिहारी बोस के निर्देशन में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों ही थी? ये लाला लाजपत राय ने लिखा था। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध कहा है? तो ये T.R. होम्स ने कहा है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न दे रखा है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में हुआ? ये S.N. सेन ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी। आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नोबल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था जिसमें उनके विचार प्रकाशित हुए? तो सत्यार्थ प्रकाश, जो अजमेर में लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा था? तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में लिखा था। अगला प्रश्न है, कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर अपने विचारों को संगठित करना शुरू किया जिसे बाद में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का आधार बना? राजा जय किशन दास के विचारों को संग्रहित करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जाति प्रथा के विरोधी थे, ये भी सही है। और मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद सरस्वती भक्ति का आधार मानते थे, ये सही नहीं है। यानी इसका उत्तर नहीं पूछा है तो नहीं में ये सही नहीं है। अगला प्रश्न,
स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है दक्षिणेश्वर से संबंधित है, यानी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर से संबंधित है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रहे हैं। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो विवेकानंद। अगला प्रश्न है शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने अपने उद्बोधन के आरंभ में कहा था अमेरिका की बहनों व भाइयों। अगला प्रश्न है किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था, तो वह था समाचार चंद्रिका। अगला प्रश्न है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है यह न भूले कि निम्न वर्गों, उपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मियों में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, ये आपके भाई है, ये शब्द किसने कहे थे, तो वो स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अध्याय 6। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, यानी 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ये संबंधित थे। इस समय कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आहड़ में हुआ है, कालीबंगा में, बेराट में हुआ है, गणेश्वर में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा पुरा स्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, तो वह है दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो वह है ताम्रकास्य युगीन से। तो ये प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, जो 11 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, उसमें जीके के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, तो था कालीबंगा। अगला प्रश्न कालीबंगा से निम्नलिखित में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए, तो वह है जौ के। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मतदानों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया था, तो वह थे आहड़, यानी आहड़ से सजाया गया था। उससे आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, अमलानंद घोष को, यानी ए घोष को। अगला प्रश्न है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता का मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुए थे, कोटदीजी से। अगला प्रश्न कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, तो वह था बीबी लाल। अगला प्रश्न है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वह है कालीबंगा सभ्यता से दोहरी प्राचीर साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था, तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ था, तो वह था कार्पेली नदी किनारे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संस्कृति में से किसे बना संस्कृति के नाम से जाना जाता है, आहड़ संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो वह आगरपुर के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है धुलकोट कहाँ स्थित है, धुलकोट आहड़ के अंदर स्थित, यानी धुलकोट जो है आहड़ क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से 2 का चयन कीजिए जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था, यानी मुगलों को सहयोग करने वाले राणा सांगा ने सहयोग नहीं किया था और चंद्रसेन ने नहीं किया था, मतलब मान सिंह ने सहयोग किया था और राय सिंह ने सहयोग किया था, यानी इसका उत्तर अगर बात करें 3 और 4 राइट है। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, तो वो राय सिंह जो थे, यानी बीकानेर के राय सिंह, इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी, तो वो बीकानेर के राय सिंह थे, इनको जागीर दी गई थी और राय की उपाधि दी गई थी। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया, तो वह 1587 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, तो वह थे राजा मानसिंह के मनसब में कमी की थी। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था, यानी अकबर ने कहाँ का नियुक्त किया था, अकबर ने काबुल का नियुक्त किया था, बिहार का नियुक्त किया था और बंगाल का नियुक्त किया था, यानी 1 2 3 तीनों राइट है, गुजरात का नियुक्त नहीं किया था।
उसके बाद आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? फर्जंद का मतलब होता है बेटा, यानी मान सिंह को दी थी। अगला प्रश्न महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मान सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दिया था? तो वह था राजा मान सिंह। अगला प्रश्न की सन में अकबर ने मान सिंह की 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो वह था 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो वह किया था 1605 ईस्वी में, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। अगला प्रश्न सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? मानसिंह को की थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? यानी नरोत्तम कवि मानसिंह के राज दरबार में थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? जाट आंदोलन 1925 में हुआ था शेखावाटी में। अगला प्रश्न है पीड़ितों का पंचेड़ा नामक गीत किसकी रचना है? तो विजय सिंह पथिक की रचना है। अगला प्रश्न है पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीता किसके द्वारा रचित है? यानी पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीता नहीं, ये गीत है, जो गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा है, बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी है, और सिक्कर कल्याण सिंह ये ऑप्शन नहीं है। बाकी करौली के अंदर कुंवर मदन सिंह सही है। अगला प्रश्न है अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्नलिखित में से किस रियासत में हुई थी? वही थी अलवर के अंदर, यानी मेव किसान आंदोलन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? यानी पंचपाणे 5 स्थान थे जिनमें से एक नहीं था, तो डुंडलोत था, मलसीसर था, मंडावा था, श्री माधोपुर इसमें नहीं था। अगले प्रश्न की बात करते हैं गोविंदगिरी किस जाति के थे? गोविंदगिरी बंजारा जाति के थे और डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, मासिया गांव में। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, यानी 1913 में जो घटना हुई थी वही थी। उसके बाद नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था जो अलवर के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो हुई थी वो चंडावल कांड हुआ था, और उसके बाद डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। ये क्रम है, इसका मतलब स ऑप्शन इसमें राइट है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? ये थे एक ही आंदोलन के मोतीलाल तेजावत। अगले प्रश्न की बात करते हैं एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 से मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? तो ये की थी मात्र कुंडिया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है मेवाड़ पुकार 21 नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला प्रश्न मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो वो थे कोलियारी गांव के, जो रीट के अंदर रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो वो की थी संप सभा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं 1833 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भीलों को, गिरासियों को, जाति के लोगों को संगठित करने के लिए जो सभा की स्थापना की थी उसका नाम था संप सभा। अगला है मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ की घटना जो हुई थी 17 नवंबर 1913 में हुई थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं राजस्थान में लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो वो है रामदेव जी। नेतल का भरतार, नेतल यानी पत्नी का नाम, भरतार यानी पति कहा जाता है। रामदेव जी जो नेतल देवी के पति थे। अगला प्रश्न है रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते थे, तो रामदेव जी भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। अगला प्रश्न उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, यानी रूणीचा है, पोखरण है, मसूरिया है, बनेड़ा उनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? तो रामदेवरा का प्राचीन नाम था रूणीचा, यानी प्रश्न जो है उसमें रूणीचा के धनी यानी फेमस भी है। अगला प्रश्न है नेजा क्या है? तो नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका है, यानी पताका यानी ध्वज। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में।
हनुमानगढ़ के नौहर में। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली, तो जन्मस्थली जो है वो ददेरवा चुरू के अंदर है। अगला प्रश्न है खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, यानी खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है, यानी खेजड़ी की पेड़ की पूजा कौन करते हैं, तो खेजड़ी का पेड़ जो है वो गोगा जी से संबंधित है। अगला प्रश्न राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, तो वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो वो पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, जहार पीर के नाम से गोवा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलू गाँव। अगला प्रश्न पाबू जी को अवतार माना जाता है, यानी पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन थे, संत पाबू जी के संत यानी पाबू जी के शिष्य मुख्यतः रेबारी समाज के हैं जो भेड़ बकरी और ऊंट का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए उत्तर कूट को, लोक देवता और लोक देवता का संबंध किससे है, तो उसमें बात करते हैं जो सबसे पहले बात करते हैं कल्ला जी। कल्ला जी की भूत प्रेत के संबंधित कल्ला जी को पूजा जाता है। और गोगा जी की बात करते हैं तो गोगा जी जो है सर्प की पूजा करते हैं, गोगा जी के जो भक्त हो। और करणी माता की बात करते हैं तो करणी माता जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद चूहों के लिए, और पाबू जी ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कुल मिला के इसका ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है बिट्टू मेहा के रिवाले में किसकी वीरता का बखान किया गया है, तो इसमें गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, यह सोनारगढ़ किला जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है जीन वृद्ध सूरी भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, वह है जैसलमेर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भट्टी ने करवाया था, सोनारगढ़ के किले का। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना था, जालोर के किले को। अगला प्रश्न उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है, तो रणथंभौर के दुर्ग को बख्तरबंद कहा है। उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा, तो वह रणथंभौर का दुर्ग। अगला प्रश्न है किस दुर्ग का प्रवेशद्वार 9 लखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो वह है रणथंभौर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है हमीर आंसू के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था, तो वह था रणस्तंभपुर। अगला प्रश्न है कटारगढ़ स्थित है दुर्ग में, कुंभलगढ़ के दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है झालीबा बावड़ी मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, वह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि वह यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अगला प्रश्न कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर है। अगला प्रश्न गागरोन का किला निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, वह है झालावाड़ जिले में। गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है, तो गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित वह किला जो बिना किसी नींव पर खड़ा है, वो है गागरोन का किला। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, वह है गागरोन के अंदर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था, वह था गागरोन। अगला प्रश्न है बाला किला कहाँ स्थित है, तो बाला किला जो है वो अलवर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है भटनेर किला किसने बनवाया था, तो भटनेर किला भूपत ने बनवाया था, यानी भूपत ने। अगला प्रश्न है गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक नाम है, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। अगला प्रश्न है चिकनी कोथली क्या है, चिकनी कोथली शादी की एक रस्म है। अगला प्रश्न है चिकनी कोथली है, चिकनी कोथली जो है वो शादी की एक रस्म है। अगला प्रश्न है कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, यानी बड़ार, कन्यावल, बड़ी पड़ला है और पानीवाड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है विवाह के दूसरे दिन वर वधू द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को क्या कहा जाता है, बड़ार कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है, तो मोसर कहा जाता है, जो मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, यानी मूड भराई जो है वो विवाह से संबंधित है। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल
पहली बार काटे जाते तो वह है जडूला के अंदर, यानी ऑप्शन इसका स राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? वह है कंगन डोरना। अगला प्रश्न है विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सामान्य द्रव्य आदि को क्या कहते हैं? तो वह है दायजा। अगला प्रश्न राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की होती है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है कछाबू। अगला प्रश्न है मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो वह है अंगरकी के। अगला प्रश्न है राजस्थान ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? तो वह है आदिवासी महिलाओं में। अगला प्रश्न है केरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? वह है आदिवासी जातियों के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? यानी पुरुषों का वस्त्र नहीं है, महिलाओं का है, तो उसमें लप्पा नहीं है, जामा, चुग्गा और अंगरकी है। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो वह है मेवाड़ से संबंधित। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो पोमचा का रंग यानी पीला पोमचा होता है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा प्रसिद्ध है, यानी कपड़ा है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, तो पीला कहा जाता है। पछेवड़ा संदर्भित है, पछेवड़ा परिधान को कहा जाता है, मोटा जो कपड़ा होता है। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा मोटी सूती शॉल है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला, और इसमें बताते हैं आपको, इसमें हमी रामायण जो थी, हमी रामायण की रचना की थी भांडव व्यास ने की थी, यानी पहले का तीसरा। उसके बाद वीर रामायण की रचना बादर ने की थी और रघुनाथ रूपक की रचना की थी मंचाराम सेवक ने। इसमें ऑप्शन स राइट है। अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना पौरा है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। सुमेलित करना इसमें लेखक और उसकी कृति के बारे में, तो जयानक है, जयानक ने रचना की थी पृथ्वीराज विजय की, ऑप्शन 3 हो गया। उसके बाद नयचंद्र सूरी है, नयचंद्र सूरी ने रचना की थी हमीर महाकाव्य की। उसके बाद बात करते हैं अपन चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने रचना की थी सुरजन चरित्र की। और उसके बाद बात करते हैं हरिभद्र, हरिभद्र ने रचना की थी समराई छा की। तो कुल मिला के इसमें ऑप्शन बी राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी मिलाने वाला ही है। इसमें बात करते हैं किसने किसकी रचना की थी, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राधा जो है, राधा यानी पुस्तक की रचना जो की थी सत्य प्रकाश जोशी ने। उसके बाद बात करते हैं अपन मरुमंगल की बात करते हैं, तो मरुमंगल सुमेर सिंह शेखावत की रचना है। और बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल हरीश बदाना की रचना है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीम भारती एंड थोद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें मार्टिन लेकोज इसके लेखक है। अगला प्रश्न है आनंद विलास के रचयिता कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो समय सुंदर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ राजस्थान की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो वह है बुद्धि विलास। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जयपुर जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? तो वह है बंकीदास की ख्यात। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो वह है शिवचंद्र भरतिया। अगला प्रश्न है जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की थी? तो वह है कृष्णदास पयहारी ने। अगला प्रश्न है वंशावली का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन कार्य करने वाले वर्ग कौन होते हैं? तो वह है तो जागा। अगला प्रश्न राजस्थान की प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। अगला प्रश्न है सोशल लाइफ इन मेडियाल राजस्थान किसकी रचना है? तो यह है गोपीनाथ शर्मा की। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे लगे आपको? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए। थैंक यू। अगला प्रश्न है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? तो 1908 में की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? वह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस अवधि में मांडले जेल में कालापानी कारावास भोगा 1908 से लेकर 1914 ईस्वी तक। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में कानूनी दावा दायर किया था? तो वह थे वैलेंटाइन सिरोल ने, सिरोल के ऊपर। अगला प्रश्न बात करते हैं हम
महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वह थे शौकत अली। अगला प्रश्न, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, अपने मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता है? वह है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मेजिनी को। अगला प्रश्न है, उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण की जीवनी लिखे हुए अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। उसके बाद बात करते हैं आगे के प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? तो वो महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में। अगला प्रश्न है, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है अपने को। तो यह युद्ध राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच मध्य हुआ था, सही था, ये सही है। और खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व था, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये बिल्कुल सही है। और प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर इसका सही है, यानी ये सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही है। तीर लगने के कारण महाराणा सांगा लंगड़ा हो गया था। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? तो वो झाला अज्जा। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो वह था मांडलगढ़। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध हुआ था तो वो 1527 AD यानी एनो डोमिनी ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़ रहा था? तो वह थे सूर्यमल। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? संग्राम सिंह राणा सांगा का ही नाम था, वो हकीम का सूर नहीं थे, क्योंकि हकीम का सूर जो थे महाराणा प्रताप के सेनापति थे, वो सांगा की सेना में नहीं थे। जबकि महमूद लोदी था, हसन खां मेवात था और मालदेव राठौड़ भी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खातौली किस जिले में स्थित है? तो खातौली जो है वो कोटा के अंदर है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उसका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वो थे झाला अज्जा। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये सोनारगढ़ के दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो वो है जैसलमेर के अंदर स्थित है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान किस जिले में स्थित है? वो है जैसलमेर के अंदर। उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भट्टी ने करवाया था? तो वो है सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर के अंदर, उसका निर्माण रावल भट्टी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो जालोर का किला। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया? तो वो था खानवा का युद्ध 1527 में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो खातौली का युद्ध। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो वह 30 जनवरी 1528 को हुई थी। और महाराणा प्रताप की छतरी, तो ये जो इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है कुल मिला के, तो बारडोली के अंदर है वैसे तो छतरी उनकी। तो ये थी अपनी फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए पवन भवरिया सर की किताब की PDF, कुछ PDF जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए।